5 अमीर बहुओं का गरीब ससुराल में पहली रसोई। मंजू, क्या फायदा है इतने बड़े विला का, इतनी दौलत, इतनी शोहरत और इस अल्ट्रा लग्जरी लाइफ का, जब हमारे घर के आंगन में ही सन्नाटा पसरा हुआ है। आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं राघव जी? अरे क्या ठीक हो जाएगा, जाकर देखो उन कमरों का हाल। हमारी बड़ी बेटी मीरा 29 साल की हो गई है। कभी जो कोडिंग में घंटों बिताती थी, आज उसके कमरे में 3-3 मॉनिटर स्क्रीन्स लगी हुई हैं। पर बेचारी ने कब से अपने बालों में कंघा तक नहीं किया है, वो इस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पा रही। और हमारी रिया का कमरा देखा आपने? रिया का हाल तो उससे भी बुरा है। पूरे कमरे में सामान बिखरा पड़ा है, कहीं रिंग लाइट टूटी पड़ी है, कहीं ट्राइपॉड पड़े हैं। वो बस बिस्तर पर लेटी छत को ताकती रहती है, हाथ में फोन है और बस उसी अयान की फोटो देखती रहती है। सान्या का वजन भी तो कितना बढ़ गया है। हमारी एड्स एक्सपर्ट सान्या इस स्ट्रेस में पागलों की तरह खा रही है। बिस्तर पर चिप्स के पैकेट और चॉकलेट के रैपर का ढेर लगा है। और ईशा, वो विजुअल आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, जिसने रंगों से ही नाता तोड़ लिया, सिर्फ काले कपड़े पहनती और गुमसुम रहती है। और सबसे छोटी तान्या तो इतनी चिड़चिड़ी हो गई है कि छोटी छोटी बात पर अपनी बहनों से लड़ती है और अपनी किस्मत को कोसती है। जिसे लग्जरी लाइफ की ऐसी आदत थी, आज देखो उसने अपना क्या हाल बना लिया है। मंजू, मैं तो हार गया हूँ। हमारी लड़कियों की किस्मत में शायद यही लिखा था। लेकिन अब हम भी क्या कर सकते हैं? सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये लड़कियां कुछ भूलना ही नहीं चाहती। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उनका नौकर रामू उनके पास आता है। मेम साहब, खाना लग गया है, चलिए खाना खा लीजिए। रामू, जाओ बेटियों को बोलो कि खाना लग गया है, आज सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। जी 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 साहब, मैं अभी जाकर बोलता हूँ। रामू डरते डरते सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। वो सबसे बड़ी बेटी मीरा के कमरे के बाहर रुकता है और दरवाजा खटखटाता है। मीरा दीदी, वो साहब कह रहे थे कि खाना लग गया है, नीचे आ जाइए। अचानक दरवाजा झटके से खुलता है। मीरा के बाल बिखरे हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हैं। क्या है, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? 100 बार समझाया है ना। मीरा नौकर के मुंह पर ही जोर से दरवाजा पटक देती है। रामू पीछे की तरफ गिरते गिरते बचता है। वो घबराकर दूसरी बेटी रिया के कमरे की तरफ बढ़ता है। रिया बिटिया, खाना। अचानक अंदर से एक भारी ट्राइपॉड हवा में उड़ता हुआ आता है और सीधे दरवाजे पर जाकर लगता है। निकल जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। क्यों तुम लोग मुझे चैन से मरने भी नहीं देते? सान्या दीदी, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। खाने की टेबल पर आज पनीर और आपकी पसंद का हलवा बना है। नहीं, अभी मेरा मन नहीं है। जब मुझे खाना होगा मैं अपने आप खा लूंगी। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। आखिर में रामू ईशा और तानिया के कमरे में पहुंचता है और वहां भी यही हाल होता है। रामू हड़बड़ाया हुआ पसीने से तरबतर नीचे आता है। साहब, वो कोई भी नहीं आ रही है, सब बहुत गुस्से में। मीरा दीदी ने तो मुंह पर दरवाजा मार दिया और रिया दीदी ने ट्राइपॉड फेंक कर मारा। कोई खाना नहीं खाना चाहता। ये क्या हाल हो गया है मेरी बेटियों का। ये लड़कियां, ये गुस्सा, ये नफरत, ये इन्हें अंदर ही अंदर खा रही है। राघव जी अपनी बेटियों को लेकर परेशान होते हैं। इस समय उनसे मिलने के लिए उनके दोस्त दीनदयाल जी आते हैं और उन्हें परेशान देखकर उनकी परेशानी पूछते हैं। अरे राघव, इतना परेशान क्यों हो रहा है? चेहरे की लकीरें बता रही है कि तू अंदर से बहुत दुखी है। क्या हुआ? क्या बताऊं दीनदयाल, ये महल अब महल नहीं रहा, एक अस्पताल बन गया है। मेरी 5 बेटियां जो कभी मेरी जान थीं, आज उन्हीं से बात करने में डर लगता है। सब चिड़चिड़ी हो गई हैं, कोई खाना नहीं खाना चाहती। मुझे तो डर है कि ये गुस्सा इन्हें अंदर ही अंदर खत्म ना कर दे। राघव, जब जड़ें ही बीमार हो तो पेड़ों पर फल नहीं आते, लेकिन इनकी ये हालत हुई कैसे? दीनदयाल जी की बात सुनकर राघव जी उनको 1 साल पहले की कहानी सुनाते हैं। 1 साल पहले एक बहुत बड़ा और आलीशान ऑफिस है, जहां चारों तरफ कांच की दीवारें हैं। मीरा एक लग्जरी मीटिंग रूम में बैठी है। उसके सामने कई बड़े क्लाइंट्स हैं। वो आत्मविश्वास के साथ फाइल्स साइन कर रही है। ओके मिस्टर मल्होत्रा,
आपकी वेबसाइट का ब्लूप्रिंट तैयार है। फिक्र मत कीजिए, मैं वादा करती हूँ कि आपकी वेबसाइट इंडिया की नंबर 1 आयुर्वेदिक वेबसाइट बनेगी। यूजर इंटरफेस ऐसा होगा कि कोई भी एक बार देखेगा तो भूल नहीं पाएगा। मीरा पास खड़े वेटर की तरफ इशारा करती है। मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी बनाकर लाओ, मेक इट क्विक। वेटर तुरंत समझ जाता है और मशीन से ताजा ब्लैक कॉफी लेकर उसे सर्व करता है। मीरा कॉफी का घूंट लेते हुए अपनी वेबसाइट के कोड्स पर ध्यान देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक आधुनिक स्टूडियो में रिया रिंग लाइट और कैमरों के बीच खड़ी है और एक प्रमोशनल रील शूट कर रही है। हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने और कस्टमर को रिटेल करने की समस्या से जूझ रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके लिए इससे बेटर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। याद रखिए, सही कंटेंट ही सही पहचान है। तो आज ही हमसे जुड़े। रील खत्म होते ही वो अपनी टीम की तरफ मुड़ती है और कॉन्फिडेंस के साथ अगली स्क्रिप्ट डिस्कस करने लगती है। वहीं सान्या कई स्क्रीन्स पर चल रहे ग्राफ और नंबरों के बीच घिरी है। नो 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 नो, दिस इज नॉट ओवर गुड ऑडियंस। हमें अपना टारगेट बदलना होगा। क्रिएटिव ऑडियंस आर आवर बेस्ट टारगेट। सान्या के एडवाइस पर सभी तालियां बजाते हैं। वहीं उसकी छोटी बहन ईशा एक विशाल डिजिटल स्क्रीन के सामने खड़ी होकर ग्राफिक पेन से कुछ बेहतरीन डिजाइन बना रही है। पीछे उसकी टीम खड़ी है। वाओ मैम, आपके ग्राफिक्स तो एकदम कमाल के होते हैं। आपके ग्राफिक्स को देख के ये तो क्लाइंट्स एक ही बार में अप्रूव कर देंगे। ईशा मुस्कुराते हुए अपने डिजाइन में अंतिम टच देती है और सबसे छोटी तान्या भी अपनी टीम के साथ कीवर्ड्स और रैंकिंग चार्ट्स पर चर्चा कर रही है। अगर हमें गूगल के टॉप पर रहना है तो हमें इन कीवर्ड्स को क्रैक करना ही होगा। हमें स्लो नहीं, सुपर फास्ट होना पड़ेगा। शाम के समय पांचों बहनें अपनी अपनी लग्जरी कारों से ऑफिस से लौटने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठी हैं। नौकर उनके लिए ताजा जूस और स्नैक्स सर्व कर रहा है। उफ, आज का दिन बहुत हेक्टिक था। मल्होत्रा जी की वेबसाइट का बैकएंड ऑलमोस्ट रेडी है। ईशा, तुम्हारे ग्राफिक्स ने तो सच में जान डाल दी उसमें। थैंक्स दी। क्लाइंट खुश होना चाहिए बस। और मैंने कीवर्ड्स ऐसे सेट किए हैं कि कल सुबह तक वेबसाइट रैंक करने लगेगी। एड्स का रिस्पांस भी बहुत तगड़ा आ रहा है। कन्वर्जन रेट देखकर तो मेरी टीम भी हैरान है। अच्छा ओके, सुनो सब, आज ऑफिस में एक बहुत ही बड़ा और एक्साइटिंग ऑफर आया है। एक दुबई बेस्ड क्लाइंट है, अयान। उनका एक बहुत बड़ा विजन है। वो एक एआई आधारित करियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट करोड़ों का है। दुबई क्लाइंट, साउंड्स इंटरेस्टिंग। पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुम अकेले कैसे हैंडल करोगी? वही तो, इसमें मुझे एक बहुत ही बड़ी और एक्सपर्ट टीम की जरूरत पड़ेगी। कंटेंट और मार्केटिंग मैं देख लूंगी, पर बाकी चीजों के लिए मुझे बाहर से वेंडर्स ढूंढने होंगे। रिया, तुम बाहर टीम ढूंढने की सोच भी कैसे सकती हो? हम पांचों बहनें किस दिन काम आएंगे? बिल्कुल, एड्स और टारगेट ऑडियंस मैं संभालूंगी। मुझे पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कैसे एड्स चलाने हैं। और एसईओ की जिम्मेदारी मेरी। मैं गारंटी देती हूँ कि अयान का ये प्लेटफॉर्म गूगल के हर सर्च में टॉप पर होगा। और मैं उसका पूरा विजुअल इंटरफेस और ब्रांडिंग डिजाइन करूंगी। ऐसा लुक दूंगी कि दुबई वाले भी देखते रह जाएंगे। और वेबसाइट का पूरा आर्किटेक्चर और कोडिंग मैं संभालूंगी। हमें किसी बाहरी टीम की जरूरत नहीं है रिया, हम जैन सिस्टर्स ही काफी हैं। परफेक्ट, मैं पूरी स्ट्रेटेजी और कंटेंट प्लानिंग बनाऊंगी। तो फिर ये फाइनल रहा, हम पांचों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। जैन सिस्टर्स का ये अब तक का सबसे बड़ा धमाका होगा। यस फॉर श्योर, यस फॉर श्योर, यस फॉर श्योर, यस फॉर श्योर, यस फॉर श्योर। पांचों बहनें प्रोजेक्ट पर एग्री हो जाती हैं और अगले दिन एक आलीशान 5 स्टार होटल के कैफे में अयान रिया के सामने बैठा है। हे रिया, तुम्हारी स्ट्रेटेजीज वाकई कमाल की हैं। मुझे यकीन है कि दुबई में हमारा प्लेटफॉर्म तहलका मचा देगा। थैंक यू अयान, मेरी बहनें भी दिन रात इस पर काम कर रही हैं। काम के बहाने अयान और रिया की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी मॉल में घूमना, कभी साथ कॉफी पीना। अयान ने बड़ी सफाई से रिया को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और इस दौरान प्रोजेक्ट का सारा सीक्रेट डेटा और स्ट्रेटजीज भी हासिल कर ली। प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था, लेकिन अगले दिन मीरा के हाथ में न्यूज़पेपर है और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है। वो भागती हुई रिया के कमरे में जाती है। रिया, रिया उठो, देखो न्यूज़पेपर में क्या छपा है। हमारे प्रोजेक्ट का सारा डेटा लीक हो गया है और मार्केट में खबर है कि हमने किसी और का आइडिया चुराया है। रिया बिस्तर पर दुबक कर बैठी है। उसका शरीर कांप रहा है, चेहरा पीला है। रिया, तू ऐसे कांप क्यों रही है? क्या हुआ तुझे? बोल कुछ। दीदी, मुझे पता था ये होगा। उसने जानबूझकर किया ये सब। किसने? क्या कह रही है तू? अयान, कल रात जब मैं उससे मिलने गई थी तो मैं उसे प्यार करती थी, लेकिन वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया दीदी।
उसने उसी वक्त चीख कर कहा था कि देख अब मैं तुम पांचों बहनों को कैसे बर्बाद करता हूँ। उसने हमें सड़क पर ला दिया दीदी, उसने हमें बर्बाद कर दिया। रिया और मीरा की बात सुनकर उसके माता पिता और बाकी बहनें भी वहां पर आ जाती हैं। यानी हमारा करियर खत्म? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी ऑफिस जाती हूँ। मीरा तुरंत ऑफिस के लिए निकलती है, जहां उसका क्लाइंट गुस्से में न्यूज़पेपर टेबल पर पटकता है। धोखेबाज, कोडिंग के नाम पर डेटा चोरी करती हो। ये लो अपनी फाइल और दफा हो जाओ यहां से। क्लाइंट फाइल मीरा के चेहरे पर मारता है, कागज बिखर जाते हैं। मीरा की आंखों में आंसू और चेहरे पर जिल्लत है। इसी तरह सानिया, रिया और तानिया के साथ भी वही होता है और पांचों बहनें इस बदनामी और ट्रॉमा में खुद को कैद कर लेती हैं। अब क्या बताऊं दीनदयाल, मेरी बेटियां आज भी उसी 1 साल पुराने धोखे और अपमान के बोझ तले दबी हुई हैं। मैंने उन्हें कई बार समझाने की भी कोशिश की, पर वो दोबारा करियर शुरू ही नहीं करना चाहती। अरे राघव, इनकी किस्मत तभी बदलेगी जब इन्हें इस सोने के पिंजरे से बाहर निकाला जाएगा। देखो राघव, संघर्ष ही इंसान को दोबारा खड़ा करता है। मेरे पास एक सुझाव है, अगर तुम मानो तो इनकी शादी करा दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं? अरे कई रिश्ते वाले आए और मेरी बेटियों की ऐसी हालत देखकर शादी के लिए मना कर गए। आखिर कौन करेगा इनसे शादी? भाई मेरी नजर में एक रिश्ता है। लोग तो गरीब हैं, उनके 5 बेटे हैं। चाहो तो मैं तुम्हारी बेटियों के लिए बात कर सकता हूँ। सच में यार, देखो अगर हो सकता है इसमें कुछ तो तुम जरूर करो। मुझे अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी बेटियां सलामत रहें। लेकिन लोग क्या कहेंगे? जैन साहब ने अपनी कोहिनूर जैसी बेटियां मिट्टी में मिला दी। लोग तब भी बातें कर रहे थे जब उनका करियर बर्बाद हुआ था। अब मुझे लोगों की परवाह नहीं। दीनदयाल, तुम उन्हें बुला दो। अगले दिन राघव के आलीशान घर में सादे कपड़ों में रघुवीर सिंह, उनकी पत्नी सावित्री और उनके 5 बेटे आर्यन, वरुण, रोहन, कबीर, सिद्धार्थ अंदर आते हैं। राघव, ये हैं रघुवीर सिंह और ये इनके 5 अनमोल रतन। जैन साहब, हम बहुत छोटे लोग हैं। आपकी रईसी के सामने हमारी कोई बिसात नहीं है, लेकिन हमारे घर में आपकी बेटियों को पूरा मान सम्मान मिलेगा, ये कह सकता हूँ। रघुवीर जी, मुझे बस ऐसा घर चाहिए जहाँ मेरी बेटियां दोबारा जीना सीख सके। मंजू, बेटियों को बुलाओ। 5 बहनें सिर झुकाए बिना किसी मेकअप के साधारण कपड़ों में बाहर आती हैं। कितनी सुंदर बच्चियां हैं। राघव भाई साहब, अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम अपनी 5 बहुएं यहीं से ले जाना चाहते हैं। मुझे और क्या चाहिए रघुवीर जी, रिश्ता पक्का समझिए। आज से मेरी बेटियां आपकी हुई। रघुवीर सिंह का परिवार रिश्ता पक्का करके चला जाता है। उसके बाद डैड, आपने क्या सोचकर उन लोगों को हाँ कहा? वो लोग इतने गरीब हैं, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं होगी डैड। हम तो यहाँ बिना एसी के सो नहीं सकते और आप हमें गरीब घर में भेज रहे हैं। कौन सी सुविधाओं की बात कर रही हो तुम? इस विला में सारी सुख सुविधाएं हैं, पर क्या तुम यहाँ चैन से सोती हो? तुम लोग यहाँ इंसान बनकर नहीं बल्कि जिंदा लाश बनकर रह रही हो। पर राघव जी, इतनी सादगी से। मुझे ऐसी रईसी नहीं चाहिए मंजू, जो मेरी बेटियों की मुस्कान छीन ले। 5 बहनों की शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों के बाद एक सादा सा सजा हुआ गार्डन है। एक ही बड़ा सा मंडप सजा है, जहां 5 बहनें मीरा, रिया, सान्या, ईशा और तान्या दुल्हन के जोड़े में बैठी हैं। उनके सामने उनके दूल्हे आर्यन, वरुण, रोहन, कबीर और सिद्धार्थ बैठे हैं। 5 की वरमाला के बाद फेरे होते हैं और बहुत ही सादगी से सभी की शादी हो जाती है। विदाई के समय 5 बहनें अपने माता पिता के गले लगकर रो रही हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, आज इस देहरी को पार करने के बाद तुम जैन सिस्टर्स नहीं हो। आज के बाद तुम 5 एक गरीब घर की बहुएं हो। अपना ध्यान रखना और घर को संभालना। अब एक नई शुरुआत करो बच्चों। अपने ससुराल को अपना घर समझना और याद रखना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। 5 बहुएं विदा हो जाती हैं और अपने ससुराल में टैक्सी से पहुंचती हैं। एक बहुत ही तंग और पतली गली है, धूल उड़ रही है और आसपास पुराने छोटे छोटे मकान हैं। टैक्सी रुकती है और 5 बहनें मीरा, रिया, सान्या, ईशा और तान्या बाहर निकलती हैं। ओह गॉड, यहाँ कितनी स्मेल है। डैड ने हमें कहाँ भेज दिया? चुप रहो तान्या, अब यही हमारा नसीब है। सामने एक छोटा सा घर है जिसकी दीवारें पुरानी हैं और पेंट उखड़ा हुआ है। द्वार पर सासू माँ सावित्री देवी कलश और थाली लेकर खड़ी हैं। आओ आओ मेरी बहुओं, आज तो मेरा घर धन्य हो गया।
एक साथ मेरे घर में 5-5 लक्ष्मी आई है। सावित्री एक एक करके सबका गृह प्रवेश करवाती हैं। पांचों बहनें जैसे ही अंदर कदम रखती हैं, वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। हे भगवान, हम कहाँ आ गए? इतना छोटा घर। हमारे विला में तो इससे बड़ा स्टोर रूम था। ये घर तो शुरू होते ही खत्म हो गया। यहाँ पांचों के कमरे कहाँ होंगे? मुझे तो अभी से घुटन हो रही है। उसी समय बाहर गली मोहल्ले की औरतें कांति विमला खड़ी होकर बड़े गौर से इन बहुओं को देख रही हैं और आपस में कानाफूसी कर रही हैं। अरे विमला, सुना शहर के बहुत बड़े रईस की बेटियां है ये, पर शक्ल से तो सब मरी मरी सी लग रही है। पता नहीं कौन सी मजबूरी होगी उस बाप की जो इन्हें इस गरीब खाने में पटक दिया। सही कह रही है कांति। देख तो जरा 5 बहुएं लाई है सावित्री, पर पांचों की पांचों अजीब सतरंगी कार्टून लग रही है। कोई इतनी मोटी है कि दरवाजे में मुश्किल से घुसी, कोई सूखी डंडी जैसी काली है और कोई तो भूतों की तरह गुमसुम है। अरे ये मैम साहब लोग यहाँ एक दिन भी नहीं टिकेंगे। देख लेना, कल सुबह ही अपना सतरंगी तामझाम और बैग उठाकर शहर भाग जाएंगे। पड़ोसियों की बात सुनकर पांचों को बड़ा बुरा लगता है। तभी बेटा, उन पर ध्यान मत दो, तुम लोग सो जाओ। कल सुबह तुम पांचों की पहली रसोई है। पांचों अपने छोटे छोटे कमरों में चली जाती हैं। ससुराल के घर के छोटे छोटे कमरों में उमस और गर्मी है। ना तो किंग साइज बेड है, ना सेंसर वाले स्विचेस। पांचों बहनें अपने अपने तंग कमरों में फंसी हुई हैं। उफ, ये कैसा बेड है? चुभ रहा है शरीर में। पापा ने हमें किस नर्क में भेज दिया? ओह गॉड, ये मच्छर मुझे जिंदा चबा जाएंगे। मम्मी, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। पांचों बहनें पूरी रात पसीने और मच्छरों से जूझती हैं। अगली सुबह सभी रसोई में आती हैं। रसोई बहुत छोटी है, जिसकी दीवारें धुएं से काली पड़ चुकी हैं। पांचों बहनें अपनी महंगी सिल्की साड़ियों में वहां खड़ी हैं, जो पसीने से चिपक रही है। रसोई में पैर रखने की जगह नहीं है। ये स्टोव है या कोई करप्टेड सर्वर? जल क्यों नहीं रहा? दीदी, ये कोई कोडिंग नहीं है जिसे आप क्रैक कर लोगी। इसे जरा झटको, शायद तब चले। मुझे चक्कर आ रहे हैं। यहाँ इतनी हीट है कि मेरा बीपी लो हो रहा है। और ये तेल कितना चिपचिपा है। हम तो सिर्फ ऑलिव ऑयल खाते थे, ये क्या है? माय गॉड, मेरा मैनिक्योर पूरा खराब हो गया। ये आटा है या फेविकोल? छूट ही नहीं रहा। मैं गूगल पर दाल तड़का सर्च कर रही हूँ, पर यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे। शिट। 4 घंटे बीत चुके हैं। रसोई का बुरा हाल है। तभी अचानक मीरा, जो हमेशा लीडर रही है, अपनी बहनों की तरफ देखती है। सुनो, हम हार नहीं मान सकते। ईशा, तेरा आटा गीला हो गया है ना? सान्या, जरा बन्नी से सूखा आटा निकाल कर दे इसे। रिया, तू चाकू छोड़, दाल में तड़का लगाने के लिए तान्या की मदद कर। पांचों एक दूसरे की मदद कर रही हैं। कोई दाल में जीरा डाल रही है, कोई जली हुई रोटियों को बेल रही है। थोड़ी देर बाद पांचों बहनें सिर झुकाए थालियां लेकर आती हैं। थाली में टेढ़ी मेढ़ी काली रोटियां हैं, दाल थोड़ी जली हुई है और सब्जी में गलती से नमक की जगह चीनी पड़ गई है। हलवा सूप जैसा पतला है। रघुवीर सिंह दाल का पहला निवाला लेते हुए, वाह भाई वाह, राघव जी ने कहा था मेरी बहुएं तो गुणी हैं। मीरा बेटा, ये रोटी कितनी क्रिस्पी बनाई है तुमने, मुझे तो ऐसी ही पसंद है। और ये दाल, इसमें जो ये धुएं का सौंधापन है, वो तो ढाबे की याद दिला रहा है। कमाल है। वैसे ये सब्जी थोड़ी मीठी है, पर बहुत अलग और बहुत अच्छी लग रही है। सभी लोग खाना खाते हैं। तभी सावित्री देवी आती हैं और पांचों बहुओं के पसीने से भरे चेहरे और लाल पड़ चुके हाथों को देखती हैं। मुझे पता है तुम लोग महलों से आई हो। तुमने आज तक चूल्हा नहीं छुआ। ये जो टेढ़ी मेढ़ी रोटियां तुमने हमारे लिए बनाई है ना, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये हमारे प्रति तुम्हारा आदर है। तुमने कोशिश की, यही हमारे लिए सबसे बड़ा स्वाद है। तुम सब धीरे धीरे सीख जाओगे। पांचों बहनें सन्न रह गईं। उन्हें याद आया कि जब वो अपने ऑफिस में करोड़ों का प्रोजेक्ट फेल कर बैठी थी, तो उनके अपनों ने भी उन्हें नाकाम और धोखेबाज कहा था। पर यहाँ जहां उन्होंने वाकई में काम बिगाड़ा था, वहां उन्हें सराहा जा रहा था, क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी। आज पहली बार हारने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं जीत गई हूँ। जैसे तैसे दिन गुजरता है। रात के 1:30 बजे हैं। घर के 2 छोटे कमरों में पांचों बहनें पसीने से तरबतर हैं। बिजली जा चुकी है। उमस इतनी है कि दीवारों से नमी टपक रही है। आर्यन, वरुण और बाकी भाई जमीन पर सोए हैं, जबकि बिस्तर पर बहुएं बेचैन हैं। तान्या अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर हवा में हाथ चला रही है। शिट, ये मच्छर, एक को मारती हूँ तो 10 और आ जाते हैं। सिद्धार्थ, उठो ना, देखो तुम्हारे घर के मच्छर मुझे खा रहे हैं। तान्या, मच्छर तो सबको काट रहे हैं। यहाँ बिजली का भरोसा भी नहीं रहता। ये लो हाथ का पंखा, मैं तुम्हें हवा कर देता हूँ, तुम सो जाओ। मुझे घुटन हो रही है रोहन। कमरा इतना छोटा है कि लग रहा है दीवारें मेरे पास आ रही हैं। हमारे विला में बाथरूम भी इससे बड़ा था। सान्या, खिड़की के पास आकर बैठो ना, थोड़ी ठंडी हवा आएगी। मैं जानता हूँ तुम्हें आदत नहीं है, पर धीरे धीरे ये छोटा घर भी तुम्हें
अपना लगने लगेगा। रात जैसे तैसे गुजर जाती है। अगली सुबह 6 बजे घर के कॉमन बाथरूम के बाहर पांचों बहनें लाइन लगाकर खड़ी हैं। ईशा ने अपने हाथ में 10 तरीके की सीरम और लोशन की बोतल्स पकड़ी हुई हैं। हे भगवान, ये कैसा नल है? इसमें से पानी आ भी रहा है या नहीं? और यहाँ बोतलें रखने की जगह तक नहीं है। मेरा 15,000 का सीरम इस गंदी स्लेब पर रखूं? ईशा, ये नल थोड़ा ढीला है, मैं ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। मेरे हाथ देखो कबीर, रात भर में रैशेस हो गए हैं। और ये कॉमन बाथरूम, हम लाइन लगाकर नहाएंगे? डैड ने हमें कहाँ पटक दिया? सभी के नहाने के बाद घर के आंगन में चटाई बिछी है। सावित्री देवी पीतल के ग्लासों में कड़क चाय और बिस्किट लेकर आती हैं। वरुण, मुझे कैफीन चाहिए। मेरा दिमाग बिना ब्लैक कॉफी के काम नहीं करता। ये दूध वाली मीठी चाय मुझे माइग्रेन दे देगी। रिया, ये चाय पियोगी तो सारा माइग्रेन भाग जाएगा। इसमें अदरक और इलायची माँ ने कूट कूट कर डाली है। और ये बिस्किट, इन्हें चाय में डुबो कर खाओ, ये किसी मफिन से कम नहीं लगेंगे। मुझे तो स्ट्रेस में फास्ट फूड खाने की आदत है, और यहाँ पिज्जा तो छोड़ो, यहाँ तो ब्राउन ब्रेड भी नहीं है। क्या मैं ये खा पाऊंगी? बहू, तू चिंता मत कर। भले ये खाना सादा है, पर इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो 2 दिन ये खाएगी ना, तेरी सारी सुस्ती भाग जाएगी। पांचों बहनों का ससुराल में हर दिन ऐसे ही स्ट्रगल करते हुए गुजर रहा था। शाम के समय पांचों बहनें छत पर खड़ी हैं। सबने अपने हाथ हवा में ऊपर उठाए हुए हैं और फोन नचा रही हैं ताकि एक व्हाट्सएप मैसेज जा सके। यहाँ वाईफाई क्या मोबाइल नेटवर्क भी करियर की तरह गायब है। एक फोटो अपलोड करने के लिए मुझे टंकी पर चढ़ना पड़ेगा क्या? तान्या, तान्या, छत के उस कोने पर जाओ, वहाँ पर एक खंबा है, वहीं सिग्नल मिलते हैं। हम दुनिया को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाते थे, और आज खुद सिग्नल के लिए ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। रात के समय आंगन में सभी बैठे हैं। रघुवीर सिंह अपनी बहुओं के चेहरे देखते हैं जो थकी हुई हैं, पर कहीं ना कहीं सादगी को देख रही हैं। बहुओं, हमें पता है कि ये घर तुम्हारे लिए छोटा है, पर याद रखना, मकान की दीवारें छोटी हो सकती हैं, लेकिन इस घर की छत के नीचे तुम्हारा सम्मान कभी छोटा नहीं होगा। मेरा ये संघर्ष सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हम पांचों भाई तुम्हारे साथ हैं। पांचों बहुएं ससुराल में बमुश्किल दिन काटती हैं। एक दिन दोपहर के समय घर के बाहर चबूतरे पर सावित्री देवी कपड़े सुखा रही हैं। तभी मोहल्ले की कांति और बिमला वहां से गुजरती हैं। क्यों सावित्री, घर में 5-5 बहुएं आए हैं, पर फिर भी तो खुद कपड़े सुखा रही है। सुना है शहर के रईस की बिगड़ी हुई बेटियां हैं, काम धाम तो कुछ आता नहीं होगा। और घर का क्या हाल बना रखा है? 10-12 लोग एक ही छोटे से घर में घुसे हुए हैं। सावित्री, तेरा ये घर नहीं रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम लगता है। इतनी भीड़ भाड़, कैसे रह लेते हो इस गंदगी और शोर में? अच्छी, अरे सावित्री, सच तो ये है कि तुम्हारा घर अब घर नहीं जिला बन गया है। तुम पहले से इतने करीब थे, अब ये 5 बहुएं और ले आए। बेचारी बहुओं की किस्मत कितनी फूटी है। मीरा और रिया ये सब सुनकर और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो दोनों तेजी से घर के बाहर निकलती हैं। उनके पीछे बाकी 3 बहनें भी हैं। सावित्री देवी घबरा जाती हैं। मिसेस कांति, आवाज नीचे। हमारे घर की शांति और जगह की फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है। हमारा घर छोटा है क्योंकि हम साथ रहना जानते हैं। आप जैसे लोगों की तरह दूसरों के घरों में ताक झाक करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते। और रही बात हमारी सासू माँ की, तो याद रखिएगा, वो इस घर की नींव है। अगर अगली बार आपने उनके खिलाफ या इस घर के खिलाफ एक शब्द भी बोला, तो मैं वो डिजिटल रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी कि पूरा मोहल्ला आप पर थूकेगा। कांति और बिमला हक्का बक्का रह जाती हैं और चुपचाप वहां से खिसक लेती हैं। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी रात कमरे में हल्की सी मोमबत्ती जल रही है। मीरा पसीने से बेहाल है और खिड़की के पास बैठी है। उसका पति आर्यन आता है और उसे हाथ के पंखे से हवा करने लगता है। हे मीरा, तुम यहाँ बैठी हो, मच्छर बहुत हैं, अंदर आ जाओ। अंदर और घुटन है आर्यन। मुझे समझ नहीं आता तुम लोग यहाँ रहते कैसे हो। मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर चुका है। जब दिमाग शोर करता है ना मीरा, तो बाहर की शांति भी शोर लगती है। तुम सिर्फ इस गर्मी से परेशान नहीं हो, तुम्हारी आंखों में कुछ और है। अब ऐसा क्या है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है, मुझे बताओ ना। आर्यन, हम जैन सिस्टर सिर्फ रईस बाप की बेटियां नहीं थी। हमने अपना वजूद बनाया था, और जिसे हमने अपना समझा, उसने हमारा सब कुछ लूट लिया। हमें दुनिया के सामने चोर और नाकाम साबित कर दिया। मीरा, कोडिंग में जब एरर आता है तो तुम पूरा कंप्यूटर नहीं फेंकती ना, सिर्फ उस कोड को ठीक करती हो। अयान तुम्हारी जिंदगी का एक गलत कोड था, उसे डिलीट करो। पास्ट को पकड़कर बैठोगी तो फ्यूचर कभी अपलोड नहीं होगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं यार, तुम बस एक कदम बढ़ाओ। आर्यन की तरह ही बाकी के भाई भी अपनी पत्नियों को ऐसे ही मोटिवेट करते हैं। अगले दिन सुबह पांचों बहुएं उदास बैठी हैं। ससुर रघुवीर सिंह उन्हें बुलाते हैं। बहुओं,
आज तुम सबको हमारे साथ खेत चलना होगा, वहाँ तुम कुछ देखोगी। रघुवीर सिंह पांचों बहुओं को खेत लेकर जाते हैं और वहां जाकर एक सूखे हुए पौधे की तरफ इशारा करते हैं जिसे दोबारा खाद देकर सींचा गया है और उसमें छोटी सी कली आ रही है। ये पौधा पिछले साल की ओलावृष्टि में पूरा मर चुका था बेटा। सबको लगा था कि ये खत्म हो गया है, पर हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। आज देखो, इसमें फिर से जान आ रही है। तुम पांचों भी मेरे लिए इस पौधे जैसी हो बिटिया। दुनिया ने तुम्हें मुरझाया हुआ समझ लिया है। अपनी काबिलियत को अपनी पहचान मत बनाओ, उसे अपनी ताकत बनाओ बेटा। पांचों अपने ससुर जी की बात गहराई से सुनती हैं और उसी रात रिया अपने पुराने टूटे हुए ट्राइपॉड की फोटो देख रही है। रिया, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। गांव की ये महिलाएं जो अचार और पापड़ बनाती हैं, क्या तुम उनके लिए कुछ लिख सकती हो, ताकि शहर के लोग जान सके कि असली मेहनत होती कहाँ पर है और कैसे होती है? वरुण, मैं कैसे करूंगी? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। ये लो ना, पुराना है पर काम करेगा। तुम शुरुआत करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम सिर्फ एक कंटेंट राइटर नहीं हो रिया, तुम हमारी हिम्मत बन सकती हो। पांचों के ससुराल वाले और पति उन्हें लगातार इसी तरह मोटिवेट करते हैं और एक दिन ससुराल की छत पर पांचों बहनें अपने पतियों के साथ खड़ी हैं और वो सब मिलकर अपने पुराने प्रोजेक्ट फेलियर के पेपर्स जला देती हैं। आज से अयान का नाम हमारी जिंदगी से खत्म। आज से हम सिर्फ जैन सिस्टर नहीं, इस परिवार की ताकत है। पापा सही कहते थे, हम यहाँ जिंदा लाश बनकर नहीं रह सकते। इन लोगों ने हमारे ससुराल का मजाक उड़ाया है क्योंकि हम चुप हैं, लेकिन अब और नहीं। हाँ, हमारे ससुराल के लोग इतने अच्छे हैं। उन्होंने हमें तब अपनाया जब दुनिया हमें ताने दे रही थी। अब हमारी बारी है इस घर को वो मुकाम दिलाने की जिसकी ये हकदार है। अगले दिन पांचों बहनें अपने मायके जाती हैं। वहां उनके माता पिता उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। वो रोते हुए नहीं, बल्कि अपना काम का सामान, लैपटॉप, कैमरा, ग्राफिक, टैबलेट लेने आई हैं। अपने ससुराल लौटकर उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी और अब ससुराल का वही छोटा सा घर अब एक हाईटेक ऑफिस में बदल रहा है। तंग छत पर सिद्धार्थ और आर्यन ने मिलकर सिग्नल के लिए ऊंचा एंटीना लगाया है। तान्या, ये लो, हो गया काम। पूरे गांव में सबसे तेज इंटरनेट अब हमारे घर की छत पर है। अब दिखा दो सबको अपना कमाल। इंटरनेट तो आ गया, पर क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे? अयान ने हमारी पुरानी प्रोफाइल पर ब्लैकलिस्ट का ठप्पा लगवा दिया है। हमें अपनी पहचान छुपानी होगी और नए नाम से काम करना होगा। नाम में क्या रखा है मीरा? हुनर तो वही है ना। तुम जैन सिस्टर्स के बजाय रूट्स टू रूट्स डिजिटल के नाम से नई शुरुआत करो। 15 दिन बीत चुके हैं। पांचों बहनें रात दिन एक किए हुए हैं। तभी मीरा के लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आता है। सुनो, हमें पहला प्रोजेक्ट मिला है। इंदौर की एक छोटी सी ऑर्गेनिक खाद बनाने वाली कंपनी को अपनी ब्रांडिंग और वेबसाइट चाहिए। बजट बहुत कम है, सिर्फ 15,000 रुपए। सिर्फ 15,000? दीदी, हम तो इतने का एक बार में डिनर कर लेते थे। हे सानिया, ये 15,000 नहीं, तुम्हारी वापसी की पहली सीढ़ी है। तुम लोग काम पर ध्यान दो। क्लाइंट से मीटिंग और पैसों का हिसाब हम पांचों भाई संभाल लेंगे। हम तुम्हारे बैक ऑफिस मैनेजर बनेंगे। एक के बाद एक दिन तेजी से गुजरते हैं। मीरा और तानिया कोडिंग और एसईओ के जरिए छोटी कंपनी के वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पर ले आती हैं। ईशा और रिया गांव की सादगी और मिट्टी की खुशबू को मिलाकर ऐसे ग्राफिक्स और कंटेंट बनाती हैं कि क्लाइंट दंग रह जाते हैं और वो क्लाइंट खुश होकर 10 और लोगों को उनका काम रेफर करता है। अब धीरे धीरे उनके पास स्मॉल बिजनेस के प्रोजेक्ट्स की लाइन लग जाती है। 6 महीने के बाद गांव की 10 से 12 लड़कियां और लड़के नीचे चटाई पर बैठे हैं। पांचों बहनें उन्हें लैपटॉप पर टाइपिंग, डिजाइनिंग और कोडिंग सिखा रही हैं। याद रखना बच्चों, गांव में रहने का मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया से पीछे हो। अगर तुम्हारे हाथ में हुनर है तो पूरी दुनिया तुम्हारा बाजार है। 1 साल के बाद रूट्स टू रूट्स डिजिटल एजेंसी अब शहर की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक बन चुकी है। पांचों बहनें अब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट बिजनेस वुमेन की तरह तैयार हैं। उन्होंने चुपके से शहर के सबसे पॉश इलाके में एक आलीशान नया घर खरीदा है। पेपर्स तैयार है। ग्रेट, आज रात हम बाबूजी और माँ को सरप्राइज देंगे। शाम का समय, पांचों बहनें अपने ससुराल के उस पुराने छोटे से घर में पहुंचती हैं। उनके हाथ में नए कपड़ों से भरे बैग्स हैं। बाबूजी, माँ और आप सब जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें कहीं बाहर जाना है। पर कहाँ बेटा, इतनी रात को? बस चलिए माँ, सवाल मत पूछिए। गाड़ियां एक आलीशान विला के सामने रुकती हैं। घर के बाहर रोशनी से जगमगाते अक्षरों में लिखा है, रघुवीर सावित्री निवास। ससुर जी और पतियों के चेहरे पर हैरानी और गर्व के मिले जुले भाव हैं। आज हम जहाँ भी पहुँचे हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से है। जब अयान ने हमारा सब कुछ छीना तो हम जिंदा लाश बन गई थी। हमारा कॉन्फिडेंस मर चुका था, लेकिन आपने हमें उस जली हुई पहली रसोई पर भी जो प्यार दिया, उसने हमें सिखाया कि इंसान अपनी नाकामियों से बड़ा होता है।
आप लोगों ने हमें तब अपनाया जब हमारे पास कुछ नहीं था। आपने हमें पास छोड़कर शुरुआत करना सिखाया। थैंक यू सो मच, हमें फिर से खुद पर भरोसा दिलाने के लिए। नए घर की बड़ी और आधुनिक किचन में पांचों बहनें आज फिर से रसोई में खड़ी हैं, लेकिन इस बार चेहरे पर पसीना नहीं, मुस्कान है। वो अपनी मर्जी से अपने परिवार के लिए खाना बना रही हैं। टेबल पर सभी एक साथ बैठे हैं। बहुओं, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे गरीब घर में इन 5 अमीर बहुओं की पहली रसोई आज सजी है। आज क्यों बाबूजी? उस दिन भी तो हमने बनाई थी। उस दिन तुम मजबूरी और परंपरा के दबाव में रसोई में गई थी बेटा, लेकिन आज तुमने अपनी खुशी, अपनी सफलता और अपने प्यार से हमारे लिए ये खाना बनाया है। अमीर घर से आई ये 5 बहुएं जब गरीब ससुराल पहुंची तो क्या आपको भी लगा था कि ये कभी टिक नहीं पाएंगी? या क्या आपने कभी महसूस किया है कि परिवार का एक छोटा सा सपोर्ट आपको डिप्रेशन से बाहर निकालकर फिर से सफल बना सकता है? कमेंट में बताइए।